एवरीवन, मैं हिना शर्मा। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स। ये आपका एनसीईआरटी का आपका चैप्टर सेकंड है। बुक है आपकी अकाउंट्स की और कौन सी क्लास की है क्लास 11 से। ठीक है ना। ये आपका कहाँ कहाँ काम आने वाला है, किस लिए पढ़ रहे हैं? आपका यूजीसी नेट के लिए और पीजीटी का कोई एग्जाम है जिसमें अकाउंट्स को पूछा जाता है, तो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। और इस चैप्टर का क्या नाम है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के लिए आपको कौन सी थ्योरी जो बेस होती है वो पता होनी चाहिए, उसके बारे में बताया है। तो फर्स्ट पेज पर तो ऐसा सच कुछ है नहीं, सिर्फ प्रीवियस चैप्टर के बारे में बताया कि प्रीवियस चैप्टर में आपने अकाउंटिंग को कैसे पढ़ा है कि अकाउंटिंग कैसे रिलेट करती है, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इवेंट एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इन सब चीजों से करती है और भी इसके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा इस चैप्टर से लिए इम्पोर्टेंट है, जो है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। ये जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसे गैप करके बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपको यूजीसी में भी पूछा जा सकता है और पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स जो रूल्स कहते हैं, जो रूल होंगे अकाउंटिंग के लिए वो डिफरेंट नेम से कोई प्रिंसिपल कहेगा, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट, अजम्पशन एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबको पता होना चाहिए, जो सभी कंपनियां सेम यूज करेंगी, जिससे कि उनको कंपेयर किया जा सके। ठीक है। रिलायबल हो सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी आ सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके। ठीक है ना। और इंटरचेंजेबली जो वर्ड मैंने बोला है वो एनसीईआरटी ने ही बोला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरचेंजेबली। पोस्टुलेट, कन्वेंशन, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, एजम्पशन हैज बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड आर रेफर टू बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और उन्हीं को आप बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके कौन कौन से हैं? ये सारे आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ना है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 11th है तो सभी ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा भूल गए हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो होता है वो एक डिफरेंट होता है, मतलब सेपरेट एंटिटी है ओनर से। एक आपका मानिए ओनर है, उसने एक बिजनेस खोला है जिसका हम आप नाम दे सकते हैं एबीसी लिमिटेड, एज्यूम कर रहे हैं, और इसका नाम है राम। तो जब अकाउंट्स बनेंगे तो वो राम के नाम से, राम के लिए नहीं बनेंगे, वो एबीसी लिमिटेड के लिए बनेंगे। क्योंकि राम का तो हो सकता है एक और बिजनेस हो जिसका नाम एमएनओ हो। ठीक है ना। तो राम के नाम से नहीं बनेंगे, अलग अलग बिजनेस के नाम से बने। बिजनेस कितना कमा रहा है, कितना गवा रहा है, कितना खर्चा उसमें लगा है, उसमें कितने एम्प्लॉय है, ये एक बिजनेस की बातें हैं, ना कि किसी पर्सन की। ठीक है ना। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है। और इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं? ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज, मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है। जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है, ओनर जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। ठीक है ना। बिजनेस उसको लायबिलिटी मान के एक्सेप्ट करता है। इन्होंने 50,000 रुपए इस बिजनेस में लगाए, तो ये जो 50,000 रुपए हैं, ये बिजनेस को किसी से मिले हैं, ओनर से मिले हैं। तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि इसको कुछ कमा के या प्रॉफिट बाद में रिटर्न भी करना है। ठीक है ना। लायबिलिटी ट्रीट करी जाती है। ऐसे ही अगर ओनर कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है तो उसे आप ड्रॉइंग्स कहते हैं। उसे आप अपने ट्रांजेक्शन में, बिजनेस की ट्रांजेक्शन में अकाउंट ड्रॉइंग कह के ट्रीट करेंगे और उसको आपको ओनर की कैपिटल से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ द ओनर्स कैपिटल, की कैपिटल कम हुई है। कैपिटल कम हुई है तो मतलब बिजनेस की लायबिलिटी भी कम हुई है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। ठीक है। इस तरीके का ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनका आप मनी मेजरमेंट कर सकते हैं। दोज ट्रांजेक्शंस उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, मनी की टर्म में एक्सप्रेस हो सकते, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि आपने गुड्स सेल कराया तो कुछ पेमेंट मिलेगा। अभी चाहे क्रेडिट पे बेचा हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू तो होगी, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे कि आपकी कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर हुआ है, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, क्रिएटिविटी है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते। ये आपको क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है, गोइंग माने चलते जाना, गोइंग माने आपको पता चलना, चलता जाएगा। बिजनेस को आप एज्यूम करते हैं कि ये
इसके जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुड नॉट बी लिक्विडेट इन फोरसीनेबल फ्यूचर। आने वाले भविष्य में ये लिक्विडेट या बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, ये लंबा ही चलेगा, ऐसा एज्यूम करके आप ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल पूछे, जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर लिया है जो कि आपको 5 साल तक चलने वाला है ना। इसमें देखिए कुछ 50,000 का कोई अमाउंट है, मानिए आपने कोई मशीन ली है या देखिए पर्सनल कंप्यूटर लिया है, तो ये जो 50,000 है आप एक ही बार में नहीं दिखा देंगे कि -50,000 कर दीजिए क्योंकि आपने 50,000 लिया है। ये 50,000 आपके कम से कम 5 साल ये कंप्यूटर चलने वाला है, तो हर साल का खर्चा 10,000 हो गया। 50,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, आपने एज्यूम किया है कि ये 5 साल मेरा कंप्यूटर चलेगा, मैं 5 साल बाद दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये 5 साल का खर्चा है ना, 1 साल का खर्चा तो नहीं है। इसको डिवाइड करके हर साल उसमें से रिड्यूस कर देंगे। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिज़नेस चलता जाएगा, 5 साल बाद हम दूसरा लेंगे, ठीक है? और 5 साल के लिए इसको 10,000 एवरी ईयर इसको रिड्यूस करा जाएगा आपके खर्चों से, ठीक है? नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि अकाउंटिंग आप कब करेंगे? कोई समय तो होगा, आपने जर्नल एंट्री तो आप डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसे आप कब दिखाएँगे? उसे आप कुछ तो समय के बाद दिखाएँगे ना कि भई मेरी बिज़नेस की ये पोज़ीशन है। तो कोई तो ऐसा टर्म होना चाहिए ना, अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए जब आप ये सब काम करेंगे। तो ये वैसे तो आपका 1 अप्रैल, कहीं पूछा जाए तो कोई 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बाकी क्वेश्चन्स में कभी-कभी 1 जैन टू 31 दिसंबर दिया होता है, अदरवाइज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग पीरियड कौन-सा मान्य है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही आपको टिक करना है, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड क्या है? स्पैन ऑफ टाइम है, ऐसा टाइम है जो उसके खत्म होने पर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस, ठीक है? ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी में ये बीच-बीच में दिए होते हैं, जो थोड़ा-सा लगता है कि आपने जो अभी-अभी पढ़ा है, वो आपको कितना समझ में आया। आप क्लियर हो जाता है, अगर ये क्वेश्चन्स आपको समझ नहीं आ रहे ना, तो पीछे का आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बुक्स आपके पास वैसे तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप पीडीएफ से चाहे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक खरीदना चाहें तो 100 में 105, 110 ऐसे बुक्स मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। कब आप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करे जाते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो ये आपके अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग करे जाते हैं कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होने वाला है, तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज हैज बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर, इंफॉर्मेशन एग्जिबिट, उसका कैरेक्टर आपने सिमिलर मैनर में दो एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स बनाए हैं, तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक दर्शा रहा है? ये वेरीफाइबिलिटी दर्शा रहा है, क्योंकि और जो वर्ड देखेंगे आप नहीं हो रहे हैं, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी नहीं, वेरीफाई, क्योंकि आपने सेम मेथड्स यूज करे होंगे, क्योंकि सिमिलर मैनर लिखा है, तो आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कितना कमा रहा है या किसके कितने खर्चे हैं। The concept, a concept that the business enterprise will not be sold or liquidated in a near future is known as, उसको क्या कहते हैं? जब ऐसा माना जाए कि हमारा जो बिज़नेस है वो नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होने वाला है या नहीं बिकने वाला है या नहीं हम उसे खत्म करने वाले हैं, हम उसे लंबा चलाएँगे। तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? ऐसा पढ़ा है हमने गोइंग कंसर्न में, ठीक है? द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर, ऐसी प्राइमरी क्वालिटीज़ कौन-सी हैं? ये आपने 3 क्वालिटीज़ लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जो थी, पहला है रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड आपका तीसरा है कंपैरेबिलिटी, ठीक है ना? 3 है। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, पर मेन 3 मानी जाएँगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ये तीनों होनी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, रिलेवेंस तो है, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम बायस नहीं है, तो ये नहीं होगा। रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी ये दोनों हैं। कंपैरेबिलिटी तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसलिए, क्योंकि ये तो असम्पशन में आपका आएगा, अभी हमने देखा था, तो ये 20 का आंसर आप मानेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ गया आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, वो परचेज़ प्राइस पे किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? आपने कोई
मशीनरी मानिए खरीदी, एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है, कोई 50 लाख की मशीनरी आपने खरीदी है, जिसमें 10,000 तो आपके ट्रांसपोर्टेशन पे लगे, 15,000 रिपेयर पे लगे क्योंकि सेकंड हैंड खरीदी है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए ओल्ड प्लांट खरीदा है, एंड 25,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खड़े। ये सारे खर्चे आपके मशीन के साथ ही जोड़े जाते हैं जब जो आपने मशीन खरीदी है। तो ये आपका टोटल हो गया 50,50,000, मतलब आपकी मशीन जो आपको पड़ी 50 चलने तक, रेडी सामान रेडी टू यूज होने तक के जो खर्चे हैं वो परचेज प्राइस में ही जोड़े जाते हैं। जनरल एंट्रीज में भी ऐसा आप देखते हैं। तो ये 50,50,000 की हो गई, तो इसी को आपको रिकॉर्ड करना है। बाकी 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी वैल्यू मार्केट में या तो बढ़ती है या घटती है, उससे आप अपनी वैल्यू बिजनेस में मतलब आपकी बैलेंस शीट में आप चेंज नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ना कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है मैं कहूँगी, क्योंकि आप कैश में खरीदें या क्रेडिट पे खरीदें तो आपके पास कोई ना कोई वाउचर होता है, चाहे वो कैश मेमो हो या आपका इनवॉइस हो, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा अगर बिना बिना पर्ची के, क्योंकि इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो उसके लिए प्रूफ क्या दिखाएँगे? प्रूफ नहीं है, वो जब आपका सेल होगा तभी आपको पता चलेगा, और उसको फिर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस हो रहा है तो कैपिटल से माइनस करते हैं। नेक्स्ट आपका आया डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट। ये जो वर्ड है ना, डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट, ये आपके पीवाईक्यूज में यूज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी में भी और पीजीटी में भी, एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो दो जगह रिकॉर्ड करी जाती है, मतलब वो डेबिट में भी कोई आइटम होगा, अगर कोई आइटम डेबिट हो रहा है तो कोई आइटम क्रेडिट भी होगा, ऐसा डुअल एस्पेक्ट कहता है। टू इफेक्ट्स, और कह सकते हैं एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें सम इन्वेस्ट किया 50 लाख, तो बिजनेस के लिए जो सम है ना, ये क्या होगा? कैपिटल होगा। एक तो कैपिटल इंक्रीज हुई, दूसरा कैश में है या बैंक अकाउंट है तो कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है? दो जगह इफेक्ट करा है, कैपिटल में और कैश में, ठीक है? तो दो जगह इफेक्ट देती हैं सारी ट्रांजेक्शन, ये कहता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको आपको अलग से देखना है, मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है इसका, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को कैसे, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे आपने कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया है, ठीक है, कोई एसेट्स परचेज की है कैश में या क्रेडिट में, तो वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे अफेक्ट करेगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे दिखाएगी उस वक्त, वो आप अकाउंटिंग इक्वेशन से देखते हैं। तो कैसे अफेक्ट कर रही है, दो जगह अफेक्ट कर रही है, कहाँ अफेक्ट कर रही है, वो आपको अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। एक अलग चैप्टर है, आगे आएगा एसेट्स और लाइफ इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का, 11th में आगे अलग चैप्टर आएगा जो मैंने पहले से ही कराया हुआ है, तो उसको आप अलग वीडियो में देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मतलब जो रिवेन्यू क्या है? इनकम। रिवेन्यू को आप इनकम कह सकते हैं, जो आपने कहाँ से कमाई है, या तो आपने सेल करके कमाई है, जो भी आप सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं उसकी सेल से कमाई है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कोई इंटरेस्ट आपको मिल गया है, कोई डिविडेंड मिला है, कोई कमीशन मिली है ना? तो इनकम आप 2 तरीके से कमा सकते हैं। तो इसको रिकॉर्ड कब करेंगे? ऐसा इन्होंने इसमें बताया जाता है। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपको पता चल जाए कि आप उसको कमा चुके हैं, आप उसके हकदार हो चुके हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और चाहे वो आपके हाथ में आई है या नहीं आई है। देखिए, रेवेन्यू इज़ अस्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज़। जब आपका लीगल राइट अराइज़, जैसे आपने क्रेडिट पे बेशक सेल किया गुड्स को ₹1000 का, तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपने वो कैश में कराया या क्रेडिट में कराया। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड, तभी आपके वो आप उसके आपका लीगल राइट हो जाता है कि आपको पैसे मिल जाएँ। चाहे वो आपको 1 महीने बाद मिले, तो आप उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड एज़ रेवेन्यू ऑन द डे सेल एंड नॉट व्हेन मनी इज़ रिसीव्ड। जब मनी रिसीव होता है, तब रिकॉर्ड नहीं करते, जब आपने सेल करी है तब रिकॉर्ड करते हैं। है ना? ऐसे इन सच ऐसे कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह सबके लिए यही तरीका है। ठीक? चाहे आपको 2-3 साल बाद मिल रहे हैं पैसे। लेकिन जब ट्रांज़ैक्शन हुई थी, रिकॉर्ड आप उसके हकदार हो गए थे, आपको वही लिख देना है। जैसे रेंट है, रेंट का एग्ज़ाम्पल आप अच्छा दे सकते हैं। हर महीने रेंट हमें देना होता है, या हमने कोई बिल्डिंग अपनी रेंट पे चढ़ाई हुई है और हर महीने हमें रेंट मिल रहा है।
रेंट लेकिन 1 तारीख को नहीं आया है, लेकिन हम उसको लिख देंगे कि हमें रेंट मिलना था या फिर पेमेंट करनी थी, तो उसे आउटस्टैंडिंग रेंट से आप ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं कि अभी पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो ट्रांज़ैक्शन में आएगा, ठीक है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हर साल की रेवेन्यू हर साल की रेवेन्यू और एक्सपेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हर साल के जो होते हैं वो सेम ईयर के आपको माइनस प्लस करने हैं। ऐसा नहीं है जो आपने प्रीपेड एडवांस कोई आपने पेमेंट कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप उसको इसी साल में दिखाएँगे, नहीं। इसी सेम ईयर में नहीं दिखाएँगे, उसको माइनस कर देंगे। रिकॉर्ड तो होगी ट्रांज़ैक्शन, लेकिन जब आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बनेगा तो आपके प्रीपेड चीज़ें जो हैं वो माइनस कर दी जाएँगी क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से रिलेट कर रही हैं, अगर ऐसा लिखा है। देख लेते हैं इसको। The process of ascertaining amount of profit earned or loss during a particular period involve reduction of related expenses from the मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपने साल में इनकम कमाई है, उसी साल से रिलेट करती है और उसी साल से रिलेट करने वाले एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे। आप फ्यूचर से रिलेट करने वाले एक्सपेंसेस अगर आपने पहले ही कर दिए हैं, तो आप उसको इस साल में माइनस इस साल की इनकम से माइनस नहीं करेंगे, उसे आप अगली साल में ही करने वाले हैं माइनस। ठीक है, ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज इज रेंडर्ड रेदर व्हेन कैश इज रिसीव्ड। सिमिलरली ऐसे ही एक्सपेंस का होता है। एक्सपेंस भी जब भी रिकॉग्नाइज करे जाते हैं जब वो हो रहे हैं ना कि जब हमने कैश पेड करा हो तो उसको तभी माइनस कर दिया जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टू व्हिच दे रिलेट एंड नॉट व्हेन दीज आर पेड। सिमिलरली कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इज डिविडेंड divided over period during which the assets is used। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर मैं समरी में बताऊं, रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो आपको सेम ईयर के लेने हैं। कोई आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दे रखा है तो उसे आप माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि फिर आपको रियल ट्रू पिक्चर उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं मिलती है अगर आप उनको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। इसलिए फ्यूचर का प्रीपेड हो गया, पुराना आउटस्टैंडिंग हो गया, उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है? सार में क्या कह रहा है, मतलब समरी में, implies that all revenue earned during an accounting year whether received during that year or not and all cost incurred whether paid during the year or not, चाहे पेड किया हो ना किया हो, कमाया हुआ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उसी साल के अकाउंट्स में उसको दिखाया जाता है, उसी के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सब कुछ दिखाना है, कोई चीज छिपानी नहीं है, ठीक है ना, अकाउंट्स में, क्योंकि उसके यूज़ करने वाले बहुत हैं, इन्वेस्टर हैं, लेंडर हैं, सप्लायर हैं, ये सब डिफरेंट ग्रुप्स उसको यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको दिखाना है, ठीक है? इसमें जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है बेसिक मीन ऑफ फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ ऑर्डिनरी कंप्लीटेड फुटनोट्स, मतलब जैसे कि नीचे फुटनोट्स डाल देना, जो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो नीचे फुटनोट्स डाल देना, उन्हें कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें। एंड कंपनीज एक्ट 1956 क्या कहता है, टू ensure proper disclosure of material accounting information the Indian Companies Act has provided a format for preparation of profit and loss account and balance sheet of the company which need to be compulsorily adhered to for the preparation of the, मतलब उसको सेम को आपको फॉलो करना है, जो फॉर्मेट 1956 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, वही आपको फॉलो करना है। तो उससे जो जो चीजें उसमें कहीं आप डालेंगे तो आपको फुल डिस्क्लोजर होगा और ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेट ऑफ एड्स की दिखेगी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मैं इजी वे में आपको बता दूं, अगर जो मेथड आपने मानिए 2015-16 में यूज किया है वही मेथड्स आप 16-17 में यूज करेंगे, जिससे कि कंपैरिजन इजी हो जाएगा कि 15 में जो कमाया और 16 में जो कमाया उसमें किसका ज्यादा है, कम है, लॉस है, क्या है, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, देखिए यूनिफ़ॉर्म होते हैं, कंसिस्टेंट ओवर पीरियड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट है, सेम है, हर बार आप सेम यूज़ कर सकते हैं, तो यूनिफ़ॉर्मिटी आती है और कंपैरिज़न भी अच्छा हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट। कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट आपको ईज़ी वे में बता देती हूँ मैं पहले, बाद में आप इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ दिख रहा है कि भविष्य में कोई प्रॉफ़िट होने वाला है ना? प्रॉफ़िट होने वाला है, लेकिन हुआ तो नहीं है ना, तो उसे आप लिखेंगे नहीं।
आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जैसे कि डेटर्स पैसे नहीं दे रहे हैं तो लग रहा है कि जाने वाला, तो प्रोविजन बना लेते हैं, डाउटफुल डेट्स पे डाल देते हैं। तो लॉस है तो उसे तो फटाफट से आप उसे इंक्लूड कर लेंगे अपने अकाउंट्स में, कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, भविष्य में मेरे रेट बढ़ने वाले हैं ना, इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, वहाँ से मुझे डिविडेंड हायर मिलने वाला है, लेकिन मिला तो नहीं है ना, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऐसा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें क्या है, अगर इन प्रॉफिट आप दिखाएँगे, तो क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट हो सकता है प्रॉफिट्स का। ऐसे दिखाने लगेंगे तो ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा प्रॉफिट का। The concept of conservatism required that the profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may not be remote possible, मतलब पॉसिबिलिटी शायद 100% नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट आपको लग रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए लॉसेस को। लेकिन प्रॉफिट को आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक आपको हो नहीं रहा है प्रॉफिट। ठीक है? ये कंजर्वेटिज्म कहता है। अब इलस्ट्रेट करने के लिए क्या बताया उन्होंने, वैल्यूइंग क्लोजिंग जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, वो आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर प्रोविजन आपने अगर बनाया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स आप दे रहे हैं, ये सब चीजें आपकी क्या है, कंजर्वेटिज्म की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब जो चीजें डिसीजन मेकिंग के लिए मैटर करती हैं, वो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंडर आती है। वो चीज आपके अकाउंट्स में होनी चाहिए जो डिसीजन को अफेक्ट कर रही है, इन्वेस्टर का, सप्लायर का, क्रेडिटर का, बैंक का जो लोन देने वाले हैं, तो इनके डिसीजन मेकिंग को अगर अफेक्ट कर रही है कोई चीज, तो वो मैटेरियल है। देखिए, concept of materiality require that accounting should focus on material fact, wasted रिकॉर्ड नहीं करना है। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्ट इन रिकॉर्डिंग प्रेजेंटिंग फैक्ट विच आर इमेटेरियल, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जैसे पेंसिल कितनी खरीदी, इरेजर कितनी खरीदी, उसको ग्रुप में स्टेशनरी कह दिया जाता है, और वो चाहे साल में यूज हो रही है या नहीं यूज हो रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया है, स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल, स्केल आर नॉट शोन एज एसेट्स, शोन नहीं करते, उसे आप स्टेशनरी के नाम से डालते हैं, एंड उसमें कितना बचा कितना नहीं उसको नहीं देखते, क्योंकि वो बहुत छोटी अमाउंट होती है। आपके एक बिजनेस अगर आपका चल रहा है काफी अच्छा, तो उसमें स्टेशनरी में क्या हुआ और स्टेशनरी कितनी यूज हुई है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें अंदर नहीं देखते, उसे ग्रुप ऑफ स्टेशनरी कह देते हैं। अलग अलग से स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल, स्केल और बुक्स, कॉपीज कुछ खरीदी है नोट डाउन करने के लिए, उनका खर्चा अलग से एसेट्स में नहीं डालते, उन्हें स्टेशनरी खर्चे में डालते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा-सा लोग भूल जाते हैं, याद नहीं आता कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या है। बाकी तो नाम है, तो नाम से थोड़ा समझ जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए डेटा। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम बायसनेस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर्स। ठीक है? ये जब भी पॉसिबल है, मतलब आपके पास सपोर्टेड वेरिफाइएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं पूरी हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी सपोर्टेड बाय कैश रिसिप्ट फॉर मनी। अगर आपने कैश में लिया है तो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, है ना? और आपने कैश और कॉपी ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए, द सेम परचेज ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पे लिया है तो कैश और कॉपी ऑफ इनवॉइस होना चाहिए। सिमिलरली रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीन बिकम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये जो वाउचर्स होते हैं ना, ये एविडेंस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, वाउचर्स किस लिए यूज होते हैं, वाउचर्स क्या है, एविडेंस है ना? एविडेंस है किसके, ट्रांजेक्शन्स के। ये पीवाईक्यू मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको यूजीसी में भी पूछा जाता है और पीजीटी के एग्जाम में भी कॉमर्स में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने आपको भी बताया ही है, मतलब चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप बार बार चेंजेस करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, और आप देखेंगे भाई मार्केट में ना, मेरी जो प्लॉट है ना, उस वो मैंने 10,000 का परचेज किया था, उस पे रिकॉर्ड था, लेकिन अभी वो 1 लाख का हो गया, तो आप फट से 1 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ नहीं है ना, कोई एविडेंस नहीं है ना, तो नहीं, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसका आपके पास एविडेंस है, 10,000 आपने लिया होगा, उसकी पर्ची होगी, रजिस्ट्री होगी, तो वेरीफाई किया जा सकता है अमाउंट को, लेकिन 1 लाख को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि कोई भी जैसे देखिए इस पे लिखा हुआ है, द मार्केट वैल्यू मे वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कोई मशीनरी, प्लॉट किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो महंगे में भी खरीद लेगा, नहीं इंपॉर्टेंट है किसी के लिए तो कभी कभी प्रॉपर्टी सस्ते में भी बेचनी पड़ जाती है, और हर जगह जगह अलग अलग चीजों के प्राइस होते हैं।
तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है, इसलिए आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट को डालना होता है। ठीक है, अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं हमें आई या नहीं। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ expenses in the same period as associated revenue, अभी पढ़ा था सेम एक्सपेंस और मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम ईयर्स के होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। The accounting concept that refer to tendency of accountant to resolve uncertainty and doubts in favor of understating assets and revenue and overstating liabilities and expenses is known as, ये आपका कंजर्वेटिज्म से है, कंजर्वेटिज्म से है, मतलब प्रॉफिट डाउट में है ना, तो उस एसेट्स को वो अंडर स्टेटेड कर देंगे, रेवेन्यू को ओवर स्टेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने क्या हुआ प्रॉफिट को दिखा दिया कि हाँ मुझे लग रहा है ना कि भविष्य में प्रॉफिट मेरा 10,000 रुपये बढ़ने वाला है, आपका पहले से 10,000 था और आपने स्टेट कर दिया कि हाँ 10,000 और होने वाला है, हुआ नहीं है, 20,000 हो गया। अब डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो मांगेंगे शेयर होल्डर, वो तो 20,000 के अकॉर्डिंग मांगने लगेंगे ना, तो अगर फ्यूचर में नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर बिजनेस के कैपिटल से उनको पे करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉफिट को नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे फटाफट से दिखा देते हैं, आप एसेट्स वगैरह को अंडर अंडर स्टेट कर देते हैं ना, मतलब उसका रेट डाउन कर देते हैं। जैसे डेटर्स, डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, लेकिन आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है तो आप प्रोविजन बना देते हैं, है ना, या डाउटफुल डेटर्स में करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आपका कम हो गया। कम दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, कम दिख, लेकिन हाँ कभी कभी अंडर स्टेट कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, उससे क्या होता है सीक्रेट रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, ये इसका एक लिमिटेशन है, ये आपको ध्यान रखो कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, डिनोट द कॉन्सेप्ट। जब आपकी सेल हुई है तभी आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर, तो आपका ये रियलाइजेशन या रिकॉग्नाइज आप कह सकते हैं है, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, मतलब मेथड सेम यूज हो तो इसे आप कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, अभी पढ़ा है ऑब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपके दो तरीके के हैं, पहला है आपका डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपका ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसको कम रिलायबल माना जाता है, इसे मोर रिलायबल माना जाता है, मोर रिलायबल। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन मिनिमाइज होते हैं, कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। और देखिए ये पीवाईक्यू के लिए लाइन है, ध्यान से देखिएगा, द अर्थमेटिक में से हाईलाइट कर देती हूँ, the arithmetic inaccuracies in records and mostly be checked by preparing in trial balance। ट्रायल बैलेंस में आप क्या देखते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप देखते हैं, क्या देखते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप देखते हैं जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं पीजीटी में भी और आपके यूजीसी का भी। ठीक है, एंड द सिस्टम डबल एंट्री जो होती है वो आपके बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, और स्मॉल भी कर सकती है, लेकिन बिग के लिए तो है ही, बिग का डबल एंट्री से ही काम चलेगा, सिंगल से काम नहीं चलने वाला। स्मॉल के पास ऑप्शन है, जो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो डबल भी अपना यूज कर सकती है और सिंगल भी यूज कर सकती है, उनका चल जाएगा, लेकिन बिग का नहीं चलने वाला। सिंगल एंट्री जो सिस्टम होता है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होता है, नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, वो कंप्लीट है। रिकॉर्ड इट डज नॉट, ये टू फोल्ड इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है ना, सारी ट्रांजेक्शन्स का। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक ही बनाई जाती है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं आपके, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। इसको मैंने जर्नल एंट्री वाले टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न मेथड से। तो उस एंट्री उसमें आप पर्सनल अकाउंट्स वगैरह सब देख सकते हैं कि कौन से अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल जिन्हें कहेंगे, रियल किसे कहेंगे और नॉमिनल किसे कहेंगे। ठीक है, पर्सनल भी आपके तीन टाइप के होते हैं, वो आपको उसमें देखने मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई सिंगल एंट्री सिस्टम आप यूज करेंगे तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, ठीक, इनकम्प्लीट होगा, अनसिस्टमैटिक होगा, इसलिए नॉट रिलायबल होगा। स्मॉल बिजनेस इसे फॉलो कर सकती हैं, उनके लिए ये सिंपल और फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं।
आगे देखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके दो तरीके के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। आपको कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज करे, तो एक्यूरल बेसिस आपका अच्छा होता है, उस पर आपको टिक करना है। ये इससे पीवाईक्यूज भी आते हैं, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन से ना। कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस ऐसे पीवाईक्यूज अच्छे खासा मिल जाएगा, आपको हर बार मिल जाएगा। तो एक्यूरल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है उसको आप देखते हैं। अंडर कैश बेसिस पे क्या होता है कि जो बुक्स में जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी ना, वो तभी रिकॉर्ड होंगी व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन द रिसीट ऑफ पेमेंट बिकम ड्यू। जैसे अब हमने रियलाइजेशन में पढ़ा था, रेवेन्यू रियलाइजेशन में पढ़ा था, वैसा नहीं होता। जब कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ड्यू होने पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्यूरल पे क्या होता है, जब ड्यू होता है तभी रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हाँ, इतना ही ज्यादा उसमें नहीं है। देखिए अब एक्यूरल बेसिस क्या है, एक्यूरल बेसिस क्या, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर व्हेन दे आर पेड। अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव। डिफरेंस होता है कि कब मिलेगा और कब मिलने का राइट आपका हो गया है। एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश अंडर दिस सिस्टम, द मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन अ पीरियड इन विच दे आर अर्न रेदर देन इन अ पीरियड विच कैश इज एक्चुअली रिसीव। एक आपका कैश बेसिस है, एक आपका एक्यूरल बेसिस है। तो एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, जब आपने सेल कर दी, चाहे कैश करी है या क्रेडिट, आप तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई रेंट वगैरह कमीशन ड्यू हुआ है, आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश बेसिस में सिंपल बात है, जो चीज जब कैश में रिसीव होगी तभी भाई रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एक कैश बेसिस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो एक अनक्लियर पिक्चर देता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। आप कंपनी का फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं करता है। एक्यूरल बेसिस आपका ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करता है, तो ये बेटर होता है एक्यूरल बेसिस। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सब लोग अलग अलग चलेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी, रिलायबिलिटी के लिए ये सब। देखिए इसमें लिखा हुआ है इम्प्रूविंग क्रेडिटेबिलिटी के लिए, कंपैरेटिबिलिटी के लिए, है ना। इंटर एंड इंट्रा एंटरप्राइजेज में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इफेक्टिव वाइडली यूज फॉर असेसमेंट फॉर्म परफॉर्मेंस, इस सब चीजें के लिए एलिमिनेट करना है क्या, नॉन कंपेरेबिलिटी हो रही है, मतलब कंपैरिजन नहीं करना पा रहे, एनहेंस रिलायबिलिटी करनी हो, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब देखिए आगे लिया हुआ है, नीड दी हुई है ना, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या नीड है। तो देखिए ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इसकी नीड है। आगे देखते हैं, शायद पॉइंट्स में दिया है, बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि आपको एलिमिनेट वेरिएशन इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर की बात करता है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि उसको दिखाना है। सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको दिखाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरिजन हो सकता है स्टेटमेंट में इंटर और इंट्रा कंपनीज में। ठीक है, इंटर कंपनीज क्या है, कंपनी वन एंड टू में कंपेयर कर लेंगे। इंट्रा कंपनी क्या है, कह सकते हैं कि अपने में अंदर में, कि 2019 में क्या कमाया, 2020 में, इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपने सेम मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो, क्योंकि फिर आपकी सब चीजें सेम, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी सब रहेगी। अब लिमिटेशन भी कुछ दी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वैसे आज तक तो ये पूछी नहीं गई है, लेकिन आप रीड कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है ना, चॉइस को डिफिकल्ट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट्स होते हैं काफी अकाउंटिंग मेथड और ट्रीटमेंट के लिए, तो डिफिकल्ट टू अप्लाई है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, रिजिडिटी है। cannot override the statute, the standard are required to frame within the ambit of prevailing status। मतलब जिस लिमिट में वो करे गए हैं ना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसी में उन्हें यूज करना है। अब देखिए इसमें लास्ट टॉपिक है आपका जीएसटी का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक टेबल है, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें शायद दिया होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था ना, तो उसी को देखते हैं। होना चाहिए टेबल एक। उम, उम, उम। इसमें टेबल नहीं दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का।
मेरे पास एक बुक है एनसीईआरटी की, उसमें दिया हुआ है, तो मैंने मॉर्निंग में मैंने देखना, आप जाके देखेंगे तो आपको सिर्फ़ उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ ब्रीफ में, शायद उस ये टॉपिक इसमें छोड़ दिया है। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। हुँ, जीएसटी अभी थोड़ा पढ़ेंगे, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं। हाँ, यहाँ आ गए, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा स्पेस में समझा देती हूँ। इसमें क्या है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस-किस के लिए यूज़फुल है, किस-किस के लिए यूज़फुल है, मतलब कौन-कौन यूज़ करेगा। तो आपका सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मतलब सभी लोगों के लिए है। किसके लिए नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो है प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन। क्या है? प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको यूज़ करने की ज़रूरत है। ये एक्सेप्शन है ना? ये आपका एक्सेप्शन है। बाकी इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, इनको कौन देखता है? इनको देखता है आपका आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये आपको वर्ड पता होना चाहिए, आईएफआरएस। आईएफआरएस को ही नेम चेंज करके इंड एएस कहते हैं। और पहले ये नया है, मतलब है ना, नए स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको इनको यूज़ करना होगा। बाकी अगर आप इंटरनेशनली बिज़नेस नहीं करने, आप स्मॉल बिज़नेस वाले हैं, तो आप सिंपल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक चार्ट इसमें दिया होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया, पर मैंने सुबह फ़ोटोज़ भेजी है ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप है कॉमर्स स्ट्रीम एक्स से, उसमें आप देख सकते हैं। उनको आप सेव कर लीजिएगा 2 पिक्चर्स को, तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे कि मैं एक बता देती हूँ, इंड एएस, ठीक है? और एएस, ये इस तरीके से। तो जो फर्स्ट है, 1 पे है, इसमें भी लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो एएस का 1 है, उसमें भी लिखा हुआ है डिस्क्लोज़र ऑफ, उसमें लिखा है डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसे एक कंपैरिज़न दिया हुआ है कि इसके फर्स्ट में क्या है, इसके फर्स्ट में क्या है। इसके सेकंड में इन्वेंटरी है, और इनके सेकंड में भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है, इस तरीके से। थर्ड में, इसके 7th में कैश फ्लो है, इंड एएस के 7th में कैश फ्लो की बात की गई है, और यहाँ पर थर्ड में कैश फ्लो की बात की गई है। कैश फ्लो की बात की गई है, ठीक है? तो इस तरीके से कंपैरिज़न दिया हुआ है कि इंड एएस में कहाँ है और एएस में, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन्स वैसे जो पूछे जाने वाले हैं ना, वो इंड एएस से पूछे जाने वाले हैं। यूजीसी के लिए तो इंड एएस ही इम्पोर्टेंट है ना? ये भी है, पूछ सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अभी जो देखा जाए, ट्रेंड अगर देखा जाए, तो इंड एएस से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं यूजीसी में। तो पीवाईक्यूज़ वाले तो आपको पता ही होने चाहिए, और इसमें जो टेबल में मैंने टेलीग्राम पे दिया है, आप प्लीज़ उसे जॉइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो ही आपको याद कर लेंगे, और याद कर लें ठीक है, लेकिन वो आप अगर आपने कर लिया तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब आ जाते हैं जीएसटी पे। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, और वन कंट्री वन टैक्स की पॉलिसी के लिए करा गया था इसको, ठीक। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी की फुल फॉर्म है। इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 2017 में आया था। इट इज प्रपोज टू लेविड ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू कंजप्शन विद द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। इसका क्या मतलब है? इसमें कास्केडिंग इफेक्ट को हटाया है जीएसटी ने। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे कोई मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, तो वहाँ भी टैक्स दिया, ठीक है? फिर उसको बना के कंप्लीट गुड बनाया, फिर उसको सेल करा, फिर वहाँ भी टैक्स दिया। फिर कंज्यूमर ने उसे परचेज़ किया, तो कंज्यूमर ने भी टैक्स दिया। तो टैक्स, टैक्स, टैक्स चल रहा है। तो इससे चीज़ें क्या हो रही है? महँगी हो रही है। तो जीएसटी में क्या होगा कि टैक्स एक ही बार दिया जाएगा। अगर आपने जैसे कि रॉ मटेरियल पे आप टैक्स दे चुके हैं, तो वो वाला टैक्स को भी इंक्लूड करा। जब आपने जैसे सेलिंग पे जो मानिए ₹100 दिया था और यहाँ पे ₹10 दिया था, तो 10 को 100 बन रहा है ना आपका टैक्स, तो रॉ मटेरियल पे आप 10 दे चुके हैं, तो अब आपको 90 ही देना है, तो उसको माइनस करते चलेंगे, सेट ऑफ करते चलेंगे। अब ऐसे ही कंज्यूमर ने अगर उस कंज्यूमर पर जो बर्डन पड़ा, वो ₹50 का पड़ा, तो जो सेलर है, उसको में से ये माइनस बाद में उसे रिटर्न हो जाएगा, तो 40 का ही पड़ा, है ना? उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो सेलर पर 40 का पड़ा, बाकी डिवाइड हुआ, है ना? इस तरीके से सेट ऑफ वाली लाइन के लिए इसमें कहा गया है।
नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे तो फाइनल कंज्यूमर पर ही पड़ता है सारा टैक्स का बर्डन। बॉन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन, ये पूछा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये पीवाईक्यू है। ऑन कंजप्शन implies that has a tax would accrue to taxing authority which has jurisdiction over the place of conjunction के कंजप्शन, कहाँ पर जा रहा है सामान, उसके अकॉर्डिंग आपका जीएसटी लगेगा। अभी बताते हैं उसे, उसको क्या प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा समरी बता देती हूँ सब। हमारे 3 चीजें हैं इसमें, ये देखिए ये दी हुई है। एक है आपका सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एक है एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और एक है आपका आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सेंट्रल कब लगेगा, स्टेट कब लगेगा, और आईजीएसटी कब लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, है ना, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान टू राजस्थान ही आपने बेचा, तो आपकी ये दोनों लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। डिवाइड कर लेंगे आपस में, जैसे 18% लिया तो 9% 9% डिवाइड हो जाएगा। ये सीजीएसटी स्टेट को जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी कब लगेगा, जब आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। आईजीएसटी मीन इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स कलेक्ट अंडर द डिवाइड बिटवीन सेंटर स्टेट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड। इसमें भी इसी तरीके से डिवाइड होगा बाद में, लेकिन आईजीएसटी के नाम से जानेंगे। जब आप स्टेट 1 टू स्टेट सेकंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर यूटी टू स्टेट कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से स्टेट में जा रहा है, या फिर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, ये आपका यूजीसी का पीवाईक्यू अभी आया था। जैन 2025 में पेपर हुआ था 7 जैन को, और दिसंबर 2024 के वो फॉर्म्स थे, उसमें आया था ये कि अगर यूटी से स्टेट और स्टेट से यूटी जा रहे हैं तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है ना, स्टेट चेंज हो रही है ना। अगर इंटर स्टेट है, स्टेट के अंदर ही हो रहा है, इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वो सब चीजें इसमें दी हैं, अभी मैं दिखा देती हूँ। देखिए, रमेश अ डीलर इन पंजाब सेल गुड्स सीमा इन पंजाब, पंजाब में ही है, डीलर भी पंजाब में है, जो परचेस करने वाला है वो भी पंजाब में है। तो जो टैक्स जीएसटी लगा 18%, तो 9% तो सीजीएसटी सेंटर को चला गया, 9% स्टेट जीएसटी को चला गया। ठीक है, इस तरीके से। और आईजीएसटी मैंने आपको बता दिया, जब डिफरेंट स्टेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब सामान भेज रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी में भेज रहे हैं। इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। इसमें एक एक्टिविटी शायद दी हुई थी, हाँ अभी आएगी शायद। नेक्स्ट क्या देखिए, डायरेक्ट आपके ना डायरेक्ट नहीं आना, टैक्सेस हैं। टैक्स जो होते हैं आपके 2 तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में ये सारे टैक्सेस आते हैं। इन सबको रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने, उसकी जगह हम जीएसटी लगाते हैं अभी। और जीएसटी के जो रेट्स पूछे जाते हैं 0 है, 5, 12, 18, 28, ये रेट्स है 5, ये आपको पता होना चाहिए। 0%, 5% मतलब कुछ ऐसे जिन पे टैक्स ही नहीं लगेगा तो वो 0% के स्लैब में आ जाएंगे। जो लग्जरियस गुड्स है वो 28% में आ जाएंगे। बाकी इस तरीके से है ना, ये रेट आपको पता होना चाहिए। 5, 0, 5, 12, 18, 28 ऐसा चाहिए। एक बार उसमें पूछा था कि कौन जैसे ऐसे दे दिया था 0, 5, 12, 16, 18, तो कौन सा जीएसटी का स्लैब का रेट नहीं है, तो क्या नहीं है, 16 नहीं है, तो उस पर टिक लगाना था। तो ये इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 0, 5, 12, 18, 28 ऐसे रेट्स उसमें है जीएसटी में। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीएसटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो जीएसटी कॉमन लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करा रहा है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। लेविटेड अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ द गुड्स, जब ही लगेगा कंजप्शन ऑफ गुड्स का, एंड कंज्यूमर मतलब उसको भरने वाला है। जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों पे लगेगा सेम रेट। बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू, जो भी बताया, जो रॉ मटेरियल खरीदते समय दिया था उसको माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू है। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स डज नॉट एक्सीड 2, मतलब 2 से ज्यादा एक बार में रेट नहीं लगेगा। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेज रीसेल, इन सबको नहीं लगाना, जीएसटी एक ही लगेगा, सबको नहीं लगाना। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल टैक्स, एंट्री, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट, ये सब मल्टीपल नहीं है, जरूरत है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए डू इट योरसेल्फ है, इसमें बता देते हैं।
देखिए गुड्स थे, कुछ गुड्स हैं वर्थ रुपीज़ 10,000 सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र में। सेलर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। डीलर है बी है कहाँ का? महाराष्ट्र का। दोनों महाराष्ट्र के हैं, तो इसमें आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों लगेगा। अब डीलर ए कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये रखा। डीलर ए महाराष्ट्र का है, इन्होंने सेल करा है गुजरात, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है? अब डीलर बी था गुजरात का, गुजरात, सुनीता इन गुजरात में ही सेल करा, तो फिर से आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अब सुनीता गुजराती है, इन्होंने रविंद्र को राजस्थान में सामान भेजे हैं, तो फिर से यहाँ क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन चल रही है अंदर अंदर, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू है। ठीक है ना? यूजीसी का पीवाईक्यू है। अब एडवांटेज क्या है जीएसटी का? एक तो इन्होंने अबॉलिशन कर दिया मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस का, आपने ऊपर देखा था कि रिप्लेस बाय जीएसटी सारे। वाइडन टैक्स बेस, इंक्रीज रिवेन्यू, और सबसे ज्यादा रिवेन्यू कौन दे रहा है? गवर्नमेंट को जीएसटी से मिल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है? कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करा है। कंप्लायंस कॉस्ट मतलब टैक्स भरने की अथॉरिटी के खर्चे और व्यक्ति के खर्चे टैक्स भरते समय वो सारे कंप्लायंस कॉस्ट में आते हैं, तो उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और वॉलंटरी कंप्लायंस, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो वॉलंटरी है। इंक्रीज वॉलंटरी कंप्लायंस, खुद करेंगे। जीएसटी हैज रूल्स कंप्लायंस, क्या होता है? रूल्स प्रिंसिपल गाइडलाइंस ऐसा कुछ। जीएसटी हैज अफेक्टेड रेट ऑफ टैक्स टू मिनिमम 2 फ्लोर रेट्स, मैक्सिमम 2 फ्लोर रेट्स होता है। जीएसटी हैज रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है मैं बता देती हूँ। कास्केडिंग एक तरीके से झरने को होता है। जब आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, जब 10% टैक्स दिया, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, तब आपने 10% टैक्स दिया, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी चीजों की उसकी। फिर आपने जब सेल करने बैठेंगे तो फिर आपने 10-20% टैक्स दिया। ठीक है? कल तो इस तरीके से बढ़ती जा रही है वैल्यू, जो रियल अमाउंट होगा। तो कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर एक बार ही जब सारा कुछ मैन्युफैक्चर हो जाएगा, सेल होगा, तभी कस्टमर से टैक्स ले लिया जाएगा, और जो इस समय टैक्स यहाँ पर दिया गया होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, या फिर उसको वापस सेलर को भेज दिया जाएगा। ठीक है? GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services. Consequently, the demand of production will increase. Production of goods and services will increase. It will eventually promote economic efficiency, sustainable long growth, economic growth, and GST is a net neutral to business process, business model, organization structure, and geographical location. मतलब geography के हिसाब से अलग अलग taxes नहीं है, सभी के लिए same है। मतलब 0, 5, 10, 0, 5, 12, 18, 28, जिस पे 28 लगना है उस पे 28 लगेगा, चाहे कोई भी लोकेशन हो। ठीक है? इस तरीके से लग्जरी के लिए जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर गुड्स, मतलब उससे वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और कॉम्पिटिटिविटी आएगी इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है? जीएसटी क्या है आपका? इंट्रा स्टेट, इंट्रा माने स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट, स्टेट वन और एक स्टेट से दूसरा स्टेट, वन और टू, ये इंटर। तो वहां लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जब इंट्रा है, मतलब गुजरात में ही ट्रांजेक्शन चल रही है, मानिए गोवा में ही ट्रांजेक्शन चल रही है, गोवा का ही सेलर है और गोवा का ही बायर है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। और गोवा से आइटम गुजरात जा रहा है, ठीक है ना? गुजरात जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, या फिर आपको चंडीगढ़ जा रहा है तो फिर आईजीएसटी लगेगा। बस ये इसमें सार था। चैप्टर खत्म। यही चैप्टर था इसमें, और बाकी इसमें आगे की टर्म्स, समरी और कुछ क्वेश्चंस जैसे बच्चों के लिए होते हैं वो सब दिया हुआ है। पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर बता रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, आज ही डाले हैं, 2 पेज फोटो डाली हुई है, उनको आपको सेव कर लेना है। वही पढ़ने हैं आपको पेपर के लिए, आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूजीसी का। ठीक है? थैंक यू।